जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस क्रम में हम देखेंगे आज की हमने जो कल का पढ़ा था पूरा पॉलिटी का भारतीय संविधान और इसका पूरा सिलेबस, और आज उसी सिलेबस का पार्ट 1 जो है भारत संविधान का विकास यूनिट 1 लेकर आए हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलता रहे, हमारी वीडियो मिलती रहे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और इसमें अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की क्या भूमिका रही और हमारे महापुरुषों द्वारा इसको कैसे लिया गया। तो हमारे भारतीय संविधान के जो है जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इसमें पहला यूनिट है कि संविधान जो है वह वैधानिक दस्तावेज है। हमारा जो भारतीय संविधान है एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुरूप किसी भी राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो ये हमारे संविधान का एक परिचय हो गया, या किसी भी देश के संविधान का परिचय है कि वहाँ के शासन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, वहाँ पे शासन किस प्रकार से चलेगा, ये हमारा संविधान तय करता है। और इसी क्रम में ये एक वैधानिक दस्तावेज भी है जिसे संविधान के शासन के रूप में कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। और संविधान से स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करेंगे और उनके बीच किस प्रकार अंतर संबंध की शक्ति संतुलित होगा। तो ये जो है शक्ति संतुलन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है जो हम लोग देखेंगे और संविधान के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमारे जो महापुरुष हुए उन्होंने काफी बलिदान भी इसके लिए दिए। और इसी क्रम में देखेंगे संविधान सरकार के साथ जनता के संबंध को भी निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। आपने सुना ही होगा जो है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसी से संबंधित है ये। और संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा भी तैयार करता है। दर्शन की भी रूपरेखा जो है हमारी संविधान जो है हमारा तैयार करता है शासन से संबंधित। और ये हमारा एक बहुत ही विशाल संविधान है और संविधान से संबंधित देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। हमारे कर्तव्य क्या होंगे एक नागरिक के रूप में और हमारे अधिकार क्या होंगे ये भी संविधान जो है हमें देता है। और संविधान के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। यह प्रक्रिया एक क्रमिक विकास है का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। और इसमें हम देखेंगे कि संविधान के भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के 2 भागों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, उसने अपना नियम कानून भारत में अपना शासन चलाने के लिए कैसे नियम कानून बनाए। फिर उसके बाद नंबर 2 है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ब्रिटेन की सरकार जो है वहाँ के जो महारानी थी उन्होंने कैसे इसको भारत के शासन को अपने अधीन लिया, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। और इसका जो है आप नोट्स बना सकते हैं हमारी वीडियो को पुश करके। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास, तो आइए देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे विकास हुआ। इसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। फिर उसके बाद नंबर 2 है ईस्ट इंडिया एक्ट, तीसरा है चार्टर एक्ट 1993, फिर चार्टर एक्ट है 1813
और फिर 5वां नंबर है चार्टर एक्ट 1833 और 1853। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास में हम लोग पहला देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1858। ये भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन महारानी ने अपने हाथ में भारत का शासन और 1857 का विद्रोह दबाने के लिए ये अधिनियम लाई थी। उसके बाद फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1935। उसके बाद 47 में जो है भारत का आखिरी जो है परिषद अधिनियम आता है, जिसमें जिस समय तक 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही और इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि जो है अपनी तैयार की। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का शासन मात्र ही है। और इसके बाद जो है कंपनी के प्रशासन की जो है देख रेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं, निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल जो है कंपनी के प्रशासन के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं आई। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। जो पहले मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे, जो खुद में स्वतंत्र शासन करते थे, अब वो बंगाल के अधीन हो गए। और जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। एलिजा एमपी कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो इसके तहत कंपनियों के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी ने रोक लगाई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 जो था वो ब्रिटिश राज के स्वामित्व का, मतलब उनके मालिकाना हक का पहला वैधानिक दस्तावेज जो था वो ईस्ट इंडिया एक्ट था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो विलियम पिट्स जी ने इस दस्तावेज को जो है प्रस्तुत किया। इसके बाद इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में स्थापना की गई। मतलब नियंत्रण और पर्यवेक्षण जो है इंग्लैंड में ही हो रहा था और उनके जो है राजनीतिक क्रियाकलाप यहाँ भारत से हो रहे थे। ये नियंत्रण मंडल में चांसलर ऑफ एक्सचेकर और राज्य सचिव के 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के इन सभी की नियुक्ति एवं परिचित का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। तो इसमें जो है 6 सदस्यीय जो है मंडल का गठन किया गया और उसमें जो है महाराज के अंतर्गत सौंप के सभी को लाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत के प्रशासन जैसे सैनिक शक्ति, युद्ध
संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। इस अधिनियम का महत्व पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश के आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो पहली बार जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। और इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को समाप्त करते हैं और कल फिर देखेंगे कैसे भारत में जो है संवैधानिक विकास के अगला क्रम कैसे बढ़ता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।